तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा और वास्ट टॉपिक है तो इसे हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या है, कैसे काम करता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका प्रोडक्शन कि कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन सी मशीन इसे प्रोड्यूस करती हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कि ये हमारी बॉडीज पे क्या क्या इफेक्ट डालता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके थेरेपेटिक यूजेस कि हम कहाँ इसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और लास्ट में इसके प्रिकॉशंस। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसे कैसे कैसे ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, इसके मेथड एप्लीकेशंस। और फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से चूज कर सकते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट है कौन से ट्रीटमेंट के लिए। और फिर उसके बाद अगली वीडियो के लास्ट में हम पढ़ेंगे फोनोफोरेसिस के बारे में। तो जो फोनोफोरेसिस है वो एक तरह का स्पेशल मेथड है जिसमें हम ड्रग्स को डीपर टिश्यूज में पहुंचाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो अल्ट्रासाउंड। तो गुरु लोग सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है। जो अल्ट्रासाउंड है वो एक तरीके का साउंड है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, बट ये हमारी हियरिंग रेंज से काफी अबव का साउंड है। इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जैसे कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शंस होती हैं साउंड वेव्स में, वैसे ही इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, बट ये हमारी हियरिंग रेंज से काफी अबव का साउंड है। जो हमारी हियरिंग रेंज है साउंड की वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक। तो इस रेंज से अबव का जो भी साउंड है या फिर इस रेंज से बिलो का जो भी साउंड है वो हम नहीं सुन सकते हैं। तो जो इससे नीचे के साउंड्स होते हैं 20 हर्ट्ज से नीचे के, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासाउंड्स, और जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के साउंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। और जो थेरेपेटिक रेंज हम यूज करते हैं वो होती है हमारी 0.5 से लेकर के 5 मेगाहर्ट्ज या फिर 1 से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज। और जो अल्ट्रासाउंड है वो साउंड की तरह ही ट्रैवल करती है हर मीडियम में, और ये बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, मतलब वैक्यूम में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकती है, क्योंकि इसे ट्रैवल करने के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए। और जो मीडियम है ट्रैवल का वो जितना ज़्यादा डेंस होगा ये उतना फास्ट ट्रैवल करेगा। मतलब सॉलिड्स में लिक्विड और एयर से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी साउंड, और जितना तेज ट्रैवल करेगी उतना ही अच्छा इसका एब्जॉर्प्शन होगा। और जब ये कहीं पे भी एब्जॉर्ब होती है तो क्योंकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट प्रोडक्शन ही इसका मेन काम है जिसके लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। ये अपने थेरेपेटिक इफेक्ट्स अब हीट से प्रोड्यूस करती है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इसके प्रोडक्शन के लिए हमारे पास एक स्पेशल क्रिस्टल होता है। तो वैसे तो बहुत सारे सिरेमिक एलिमेंट्स के क्रिस्टल होते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, पर जो मोस्टली यूज क्रिस्टल है वो हमारा क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। तो वो जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है वो यूजुअली बेरियम टाइट या फिर लेड जिरकोनियम टाइटेनेट का बना होता है। क्या होता है ना कि अगर उस क्रिस्टल पे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें, एक वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें उस पर, तो वो अपना जो शेप है उसको डिफॉर्म करता है। और जब वो शेप डिफॉर्म करता है तो उसके आगे हम लोग एक मेटल एंड प्लेट लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जब उस मेटल एंड प्लेट पर वो डिफॉर्म करता है, क्रिस्टल हिट करता है ना, तो उससे वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज की होती हैं। तो फिर उससे हमारा जो अल्ट्रासाउंड है वो प्रोड्यूस होता है। तो जो उस मशीन का डायग्राम है जिससे हम अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो उसमें देखो क्या क्या मेन चीज़ें हैं कि एक हमारा क्रिस्टल है, एक मेटल एंड प्लेट है, और फिर उसके बाद उसमें एक कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आ रही है। और फिर उसके बाद और जो इतना जो हिस्सा है ना, इतना जो हिस्सा है जहाँ पे क्रिस्टल है, ये हमारा ट्रांसड्यूसर हेड है जहाँ से अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस होता है। और फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा इसकी मशीन का है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है, और सारी चीज़ें मैनेज होती हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है उस हेड में। कुछ इस तरीके से ही अल्ट्रासोनिक को प्रोड्यूस किया जाता है। और जो इसका एम्पलीट्यूड है उसे हम इस तरीके से देखते हैं कि कितनी एनर्जी एक यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया से पास हुई है। तो इसलिए हम इसे मेज़र करते हैं वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि
जब साउंड वेव्स दो मीडियम के बीच में इंटरचेंज करती हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो साउंड वेव भी लाइट वेव्स की तरह ही जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि जो लाइट वेव्स और साउंड वेव्स हैं काफ़ी सिमिलर हैं, बस डिफरेंस इतना ही है कि जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है और साउंड वेव्स नहीं कर सकती हैं। तो जो साउंड वेव्स हैं वो भी लाइट वेव्स की तरह ही एक्ट करती हैं। जब तो इसी तरीके से इसमें एक फिनोमिना होता है अकाउस्टिक इम्पीडेंस। जो अकाउस्टिक इम्पीडेंस है उसे हम समझ सकते हैं एक तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है साउंड तो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है। जो हमारा अकाउस्टिक इम्पीडेंस है वो होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो जो अकाउस्टिक इम्पीडेंस है वो डिसाइड करता है कि कितना फास्ट ट्रैवल करेगी एक वेव किसी एक खास मीडियम में। अगर अकाउस्टिक इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो वेव जो है वो फास्टर ट्रैवल करेगी। और जो अकाउस्टिक इम्पीडेंस है वही डिसाइड करता है जब कोई साउंड अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितना रिफ्रैक्ट होगी, कितना स्कैटर होगी और कितना रिफ्लेक्ट होगी, और उसका एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि जो अल्ट्रासाउंड का एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है। तो क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड है वो एक टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रही है, तो वो जितना दूर होती जाती है अपनी इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से वो उतनी ही धीरे 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 कम होती जाती है। क्योंकि जब वो मूव करती है तो किसी मीडियम में मूव कर रही है और वो अपना एक रेजिस्टेंस अप्लाई करता है और वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो वो धीरे 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 एनर्जी कम होती जाती है। और फिर उसके बाद एक फिनोमेना आता है हाफ वैल्यू डेप्थ। तो जो हाफ वैल्यू डेप्थ है वो किसी भी मीडियम का वो एरिया होता है जहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी और एनर्जी है वो अपनी इनिशियल इंटेंसिटी से हाफ रह जाती है। और जो हाफ वैल्यू डेप्थ है ये उतनी ही कम होगी जितना ज़्यादा डेंस जो है वो मटेरियल होगा। और जो एब्जॉर्प्शन है वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा। लाइक अगर बोन है तो बोन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और जो ब्लड है उसमें सबसे कम एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि वो लिक्विड है, वो कम डेंस है। तो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड ये एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं एटेन्यूएशन। तो ये टर्म है ये डिफाइन करती है कि किसी भी अल्ट्रासोनिक वेव का कितना लॉस एक पर्टिकुलर बॉडी टिश्यू में हुआ है। तो 60 to 80% लॉस एब्जॉर्प्शन से होता है और बाकी जो लॉस है वो स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सारी चीज़ों से होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो अल्ट्रासाउंड है वो किस किस मोड में हम दे सकते हैं। तो इसके दो मोड्स हैं, हम इसे कंटिन्यूसली भी दे सकते हैं या फिर उसका पल्स्ड आउटपुट भी होता है। तो उन एरियाज में यूज़ किया जाता है जहाँ पे हीटिंग का हमें कम से कम ज़रूरत होती है। और फिर ऐसे ही एक फिनोमिना है जिसका नाम है ड्यूटी साइकिल। जो टर्म है उसे हम पल्स्ड आउटपुट में यूज़ करते हैं। तो जो ड्यूटी साइकिल है वो एक टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने एक्चुअली अल्ट्रासाउंड अप्लाई किया है पूरे ट्रीटमेंट के टाइम में। क्योंकि जो पल्स्ड आउटपुट है उसमें हम थोड़ी देर रुकेंगे, फिर थोड़ी देर अप्लाई करेंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से पल्स्ड आउटपुट काम करता है। तो उसके लिए हम ड्यूटी साइकिल का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे कि हमारा जो पल्स्ड आउटपुट है उसका जो रेशियो है वो है 4:1। जो ड्यूटी साइकिल है वो होगा हमारा 20%, क्योंकि जो 80% टाइम है हमने उसमें गैप दिया है। जो हमारा ड्यूटी साइकिल हुआ वो 20%। कुछ फिनोमेना है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो ट्रांसड्यूसर का हेड है उसमें जो अल्ट्रासाउंड की जो इंटेंसिटी है वो हर जगह पे इक्वल नहीं होती है। तो जो इंटेंसिटी है वो सबसे बीच में सबसे ज़्यादा होती है और जो साइड्स हैं उस पर कम होती है। तो जब बीच में होती है तो सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है तो उसे हम कहते हैं स्पाशियल पीक इंटेंसिटी। और जहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी होती है अल्ट्रासाउंड की उसे हम कहते हैं स्पाशियल एवरेज इंटेंसिटी। फिर उसके बाद एक फिनोमिना है जिसका नाम है बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशियो। तो ये जो रेशियो है ये होता है हमारा पीक इंटेंसिटी और एवरेज इंटेंसिटी के बीच में। तो ये जितना ज़्यादा कम होगा हमारी जो बीम है वो उतनी ही ज़्यादा यूनिफॉर्म होगी।
तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में सबसे पहले आते हैं हमारे थर्मल इफेक्ट्स। थर्मल इफेक्ट्स हैं तो इसलिए प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड है वो आराम से डीपर स्ट्रक्चर्स में जाकर के पेनिट्रेट कर सकती है और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे लिगामेंट्स में, बोन्स में और मसल्स में, और जो बहुत ही ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर्स हैं उन तक में। तो उसकी वजह से जो कोलेजन की एक्सटेंसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जो हमारी जॉइंट्स की स्टिफनेस है वो कम हो जाती है और मसल स्पाज़म को कम करता है, पेन रिलीफ में हेल्प करता है और हीट की वजह से जो हमारी टिश्यू हीलिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर बात करते हैं इसके नॉन थर्मल इफेक्ट्स के बारे में। तो जो नॉन थर्मल इफेक्ट्स हैं वो इसलिए प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि जैसे हमने हीट प्रोड्यूस करी अल्ट्रासाउंड से, तो जिस जगह की ब्लड सप्लाई ज़्यादा अच्छी होगी तो उस जगह की हीट बहुत ही जल्दी वहाँ से हट जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, बाकी के एरिया में चली जाएगी। तो क्या होगा कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस तो हुई पर वहाँ पे हीट का पता नहीं चला, जल्दी जल्दी वहाँ से हीट दूसरी जगह पे जा रही है। तो उससे क्या होगा, हमारे जो इफेक्ट्स हैं वो नॉन थर्मल टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो उसके लिए हम यूजुअली पल्स्ड आउटपुट या फिर लोअर इंटेंसिटी से यूज़ करते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो अच्छी नहीं होती है। सबसे पहला जो इसका नॉन थर्मल इफेक्ट्स है वो है हमारा कैविटेशन। तो जो कैविटेशन एक फिनोमेना है जिसमें जहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं वहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, छोटे छोटे बबल्स जो कि अपनी ही जगह पे मूव करते रहते हैं बहुत तेज़ी से, और उसकी वजह से फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो कैविटेशन है वो दो टाइप का होता है, एक स्टेबल और एक ट्रांजिएंट। जो स्टेबल कैविटेशन है वो तो अपनी ही जगह पे, जो बबल्स हैं वो अपनी ही जगह पे टू एंड फ्रो ऐसे ऑसिलेट करते हैं, पर जो ट्रांजिएंट टाइप का कैविटेशन है उसमें जो बबल्स हैं वो अपनी जगह से मूव करते हैं और जाकर के कोलैप्स करते हैं, और जब वो कोलैप्स करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस और टिश्यू डैमेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम स्टेबल कैविटेशन प्रोड्यूस होने देते हैं और ट्रांजिएंट कैविटेशन को अवॉइड करते हैं। इसीलिए हम जो ट्रांसड्यूसर हेड है उसको लगातार घुमाते रहते हैं कि जिस जगह पे अप्लाई करते हैं। इसीलिए हम अल्ट्रासोनिक हेड को उठाते नहीं हैं ताकि जो नियर फील्ड इरेगुलरिटीज़ हैं उसे हम अवॉइड कर सकें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो फील्ड है अल्ट्रासोनिक की वेव्स हैं वो इरेगुलर होती हैं अल्ट्रासोनिक हेड के ऊपर, बीच में सबसे ज़्यादा होती हैं, साइड्स में सबसे कम होती हैं, तो वो पैदा करती हैं कैविटेशन। तो इसीलिए हम उसको लगा करके रखते हैं, जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं उसको और लगातार मूव करते रहते हैं, जिससे कि जो कैविटेशन है वो कम से कम प्रोड्यूस हो और ट्रांजिएंट कैविटेशन प्रोड्यूस ही ना हो। और लगातार मूव करने के अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम पल्स्ड आउटपुट या फिर लोअर इंटेंसिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हायर इंटेंसिटीज़ होती हैं तब ट्रांजिएंट कैविटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और फिर उसके बाद जो इफेक्ट आता है उसे हम कहते हैं अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग। जो अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग है उसमें क्या होता है कि जो हमारे कैविटेशन प्रोड्यूस हुए, छोटे छोटे वाइब्रेटिंग बबल्स प्रोड्यूस हुए थे, उसके आसपास रेडिएशन टॉर्क की वजह से जो हमारा फ्लूइड है वो घूमना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो यूजुअली हमारे सेल्स के आसपास भी होता है, तो जब वो बबल्स के आसपास घूमना स्टार्ट करता है तो वो मूवमेंट धीरे धीरे सेल्स के आसपास तेज़ हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली होता रहता है, पर जब वो कैविटेशन प्रोड्यूस होता है तो जो सेल्स हैं उसके आसपास की अकाउस्टिक स्ट्रीमिंग तेज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे सेल्स की परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, आयंस का डिफ्यूजन बढ़ जाता है और जो वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन है वो भी बढ़ जाता है। तो इससे सेल्स को रिप्रोड्यूस होने में, हील होने में और डिवाइड होने में हेल्प मिलती है, और इससे जो हमारा हीलिंग प्रोसेस है किसी भी टिश्यू का वो तेज़ हो जाता है। और फिर उसके बाद जो इफेक्ट है उसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स। जो स्टैंडिंग वेव्स है वो कुछ ऐसे टाइप की रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं जो टकरा करके वापस आ जाती हैं, और जो स्टैंडिंग वेव्स हैं फिर वो जाकर के इंसिडेंट वेव्स से टकराती हैं। मान लीजिए कि एक टाइप का अल्ट्रासोनिक हेड है और ये टिश्यू है, तो जब इसने वेव्स प्रोड्यूस करी वो जाकर के इससे टकराएंगी और इससे टकरा करके वापस आएंगी। दोनों की जो वेव्स हैं वो जब टकराएंगी आपस में तो फिर वहाँ पे कैंसल आउट हो जाती हैं और फिर वहाँ पे टिश्यू डैमेज प्रोड्यूस करती हैं।
क्योंकि जब वो आपस में टकराती हैं तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिससे टिश्यू डैमेज हो सकता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे थ्रोम्बस प्रोडक्शन भी हो सकता है, क्योंकि टिश्यू डैमेज हो तो ब्लीडिंग होगी, थ्रोम्बस प्रोडक्शन हो सकता है, और ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और जो स्टैंडिंग वेव्स हैं, इनको अवॉइड करने के लिए हम ट्रांसड्यूसर हेड को लगातार घुमा सकते हैं, जिससे कि जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो। फिर उसके बाद जो नॉन थर्मल इफेक्ट है वो हमारा माइक्रो मसाज। तो उसमें क्या होता है, जब हमारा कैविटेशन प्रोड्यूस होता है और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, बबल्स में वाइब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं और वो एक तरीके का माइक्रो मसाज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रिलीफ देता है एडिमा में। वो दोनों टाइप के एडिमा में रिलीफ दे सकता है, क्रोनिक में भी और एक्यूट में भी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं किसी भी इंजरी के एक्यूट स्टेज में। तो जो एक्यूट स्टेज है उसमें क्या होता है कि बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है। तो जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन की जगह पे प्रो इन्फ्लेमेटरी एक्शन को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है, जो एक्यूट स्टेज है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ये फास्ट इनफ हो जाए। तो ये क्या करता है कि एक्वास्टिक स्ट्रीमिंग और कैविटेशन की हेल्प से ये सेल परमिबिलिटी को बढ़ा देता है। सेल परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, तो जब ये सेल परमिबिलिटी को बढ़ा देता है तो आयंस जल्दी जल्दी डिफ्यूज होते हैं, जिससे कि हमारे ग्रोथ फैक्टर्स और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। जैसे कि मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, और मैक्रोफेजेस से ग्रोथ फैक्टर्स जल्दी जल्दी रिलीज होते हैं, जिससे कि वो हीलिंग को प्रमोट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीफेरेटिव स्टेज के बारे में। तो पॉलीफेरेटिव स्टेज में अल्ट्रासाउंड क्या करता है, जो हमारा पॉलीफेरेटिव स्टेज होता है उसमें क्या है कि हमारे फाइब्रोब्लास्ट नए बन रहे होते हैं, नई सेल्स बन रही होती हैं, उनका पॉलीफरेशन हो रहा होता है, और ये जो नई सेल्स हैं ये नए स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रही होती है। जो टिश्यू है, जो इंजर्ड टिश्यू है, उसे हील कर रही होती है। जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो क्या करता है, कोलेजन की एक्सटेंसिबिलिटी को बढ़ा देता है, और जो नया कोलेजन फॉर्म हो रहा है और रिलीज हो रहा है उसकी स्पीड को भी बढ़ा देता है। सेम कैविटेशन और एक्वास्टिक स्ट्रीमिंग की हेल्प की वजह से इससे जो हीलिंग है वो प्रमोट होती है और ज़्यादा तेज़ होती है। जो एरिया है जहाँ पे ब्लड वेसल्स रैप्चर हो गई हैं, इश्चेमिक एरिया है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स को, ब्लड कैपिलरीज को वापस से रीजनरेट करने में मदद करता है। बट जो पॉलीफेरेटिव स्टेज है वो हमारे 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है किसी भी इंजरी के। तो हम जब कोई फ्रैक्चर होता है, जो बोनी फ्रैक्चर है, उसके पॉलीफेरेटिव स्टेज में 2 हफ्ते के बाद देते हैं अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अगर पहले दिया जब कार्टिलेज फॉर्मेशन का टाइम है, तो अगर उस टाइम में दिया तो जब जो बोन है उसकी हीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हम 2 हफ्तों के बाद देते हैं जब कार्टिलेज फॉर्मेशन हो जाता है और सिर्फ बोन का यूनियन होना बाकी रहता है, वरना ये यूनियन में प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद इन 2 फेजेस के बाद आता है किसी भी इंजरी में एक रीमॉडलिंग फेज, जो कि कई महीनों तक लास्ट कर सकता है, जिसमें हमारी जो स्किन है या फिर कोई और टिश्यू है बोन का जिसमें इंजरी हुई है, वो वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में रीमॉडल होकर के आ रहा होता है। तो उसमें क्या करता है कि इसका स्कार फॉर्मेशन को होने से रोकता है, जो कोलेजन की एक्सटेंसिबिलिटी है उसको बढ़ाता है, जिससे कि स्कार फॉर्मेशन ना हो, जो टिश्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसाइल रहे, उसमें स्टिफनेस ना हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस पे कि कहाँ पे हम दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही इन सब थेरेपेटिक यूजेस में बता चुका हूँ कि हम इसे दे सकते हैं एक्यूट सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में या फिर और किसी एक्यूट इंजरी में, और उसके बाद फिर उसे हम दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, रिलीफ ऑफ मसल स्पाज्म के लिए, और स्कार फॉर्मेशन को रोकने के लिए, जैसे प्लांटर फैसाइटिस है या फिर और कोई सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर है, इन सारी कंडीशंस में दे सकते हैं जिससे ये स्कार फॉर्मेशन रुक जाए। और फिर उसके बाद हम दे सकते हैं जहाँ उन जगहों पे जहाँ पे हीलिंग प्रमोट करानी है, और फिर उसके बाद बोनी इंजरीज में दे सकते हैं कि बोनी इंजरीज को प्रमोट करना है, पर स्टार्टिंग के 2 वीक्स में नहीं, वरना जो बोनी यूनियन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और पेन रिलीफ में दे सकते हैं, और उसके बाद फिर
क्रोनिक या फिर एक्यूट एडिमा में दे सकते हैं, जिससे कि एडिमा को वो कम करने में हेल्प करता है। और फिर इसके बाद आते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो उसमें सबसे पहला है हमारा ट्यूमर। तो अल्ट्रासाउंड को ट्यूमर में इसलिए अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये जो सेल ग्रोथ है और सेल डिवाइडिंग है इसको प्रमोट करता है। तो क्योंकि ट्यूमर में पहले से ही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही होती है सेल्स की, तो उसे वो और ज़्यादा प्रमोट करेगा। और प्रेग्नेंट यूट्रस में हम थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स को इनिशिएट कर सकता है, जिससे कि बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। और फिर उसके बाद हम किसी भी एपिफाइसियल प्लेट में नहीं देते हैं, जिससे कि बोन ग्रोथ इम्पीडेंट हो सकती है, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद हम इन्फेक्शंस में नहीं देते हैं, जो कि कोई जो इन्फेक्शन लोकलाइज्ड है अगर उसमें देंगे, कोई भी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो जा करके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। और फिर उसके बाद हम उसे वेस्कुलर कंडीशंस में नहीं देते हैं कि अगर कोई पेशेंट है उसे ब्लीडिंग हो रही थी या फिर अभी अभी रुकी है, तो उन कंडीशंस में नहीं देंगे क्योंकि वो ब्लीडिंग को बढ़ा देगा। हेमरेज की कंडीशन में या फिर हीमार्थ्रोसिस की कंडीशन में या फिर हीमोफीलिया में, ये सारी कंडीशंस, इन सब को ये एग्जैजरेट कर सकता है और कॉम्प्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। और फिर उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड को एथेरोस्क्लेरोसिस में नहीं देते हैं क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड है वो हीट प्रोड्यूस करता है और हीट ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, फास्ट कर देती है। तो जो हीट, जब ब्लड सप्लाई तेज़ होगी, थ्रोम्बस है वो डिटैच हो जाएगा और जाकर ये किसी छोटी कैपिलरी को ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि बाकी और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद हम यूएस को रेडियोथेरेपी के कंडीशंस में नहीं देते हैं कि अगर कोई भी लास्ट 3 या 6 मंथ्स में कोई रेडियोथेरेपी हुई है किसी पेशेंट की, तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड उसको अवॉइड करते हैं। और फिर उसके अलावा कोई नर्वस टिश्यू अगर एक्सपोज्ड है तो डायरेक्टली उस पर नहीं देते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा कंडीशन है, तो उसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सपोज होता है, तो उसमें नहीं देते हैं। फिर उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं लाइक आइज़ एंड गोनाड्स या फिर हमारे जो जेनाइटल एरियाज़ हैं, उनमें हम अल्ट्रासाउंड को अप्लाई नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद कोई अगर आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स हैं किसी पेशेंट में, तो हम वहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे, जैसे कार्डियक पेसमेकर्स। उन कंडीशंस में तो अल्ट्रासाउंड कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि जाकर के पेसमेकर्स की फ्रिक्वेंसी से कोलाइड कर सकता है और उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। और फिर कुछ बोनी इम्प्लांट जैसे सरफेस इम्प्लांट्स हैं, तो उसमें हम लो इंटेंसिटीज यूज़ कर सकते हैं, पर ये प्रेफर किया जाता है कि जो भी इम्प्लांटिक एरिया है वहाँ पर मोस्टली इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ को यूज़ ना किया जाए, जैसे IFT टेंस, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर वो हीटिंग प्रोड्यूस करेंगे तो इम्प्लांट्स बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर वहाँ पर टिश्यू डैमेज हो सकता है। और फिर उसके बाद एनेस्थेटिक एरिया में हाई डोजेज नहीं देते हैं क्योंकि जो पेशेंट है उसे पता ही नहीं चलेगा एनेस्थीसिया की वजह से कि वहाँ पे हीटिंग हो रही है। तो गुड लोग ये थे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब बात करते हैं इसके डेंजर्स के बारे में। तो इसके डेंजर्स में सबसे पहले आता है हमारा बर्न, कि अगर हीट जो है वो ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो उससे बर्न हो सकते हैं। तो जो बर्न है वो किन कंडीशंस में होगा कि जैसे जो हीट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिसिपेट नहीं हो रही है, वो जल्दी हट नहीं रही है वहाँ से ब्लड की वजह से, तो उन कंडीशंस में कि कोई इश्चमिक एरिया है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, तो वहाँ पे जो हीट है वो जल्दी नहीं हट रही है, तो उसकी वजह से बर्न हो सकता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद दूसरा डेंजर आता है हमारा ट्रांजिएंट कैविटेशन की वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है। और फिर उसके बाद तीसरा होता है स्टैंडिंग वेव्स की वजह से हमारा ब्लड स्टैसिस हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है किसी भी जगह पे। तो ये सारी जो डेंजर्स हैं ये तब होते हैं जब हम हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड पे यूज़ करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ जो प्रिकॉशन लेने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे हम लो इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड का यूज़ करें, जिससे कि ये सारे जो डेंजर्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये चीज़ें ना हो। जो हमारे प्रिकॉशन लेने वाली कंडीशंस हैं वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एपिफाइसियल प्लेट, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स और बोनी फ्रैक्चर्स। तो अगर लोग आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। जो बचा हुआ इसका पार्ट है वो इस फ्राइडे को आ जाएगा अगले वीडियो में।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जाकर के लाइक कर दो, ऐसे करके एक बटन होगा उसको प्रेस कर देना, लाइक हो जाएगा। और दोस्तों को दिखाओ, शेयर कर दो। और जो मेरे बाकी चैनल पे वीडियोस है जो भी जाकर के चेकआउट कर लो। अगर आपको अच्छे लगते हैं जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाकर के बेल आइकन को प्रेस कर देना और उसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको जो नेक्स्ट पार्ट है इसका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लोग चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Somebody that just so